हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्राचीन भारत के इतिहास की डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमने आपको टॉपिक 2 के अंतर्गत 3 पार्ट्स को कवर करा चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। यदि आप इस क्लास को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। उम्मीद है कि आपको बताए गए सभी क्विज समझ में आए होंगे। आपको ये भी समझ में आया होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आने वाले प्रश्नों को हमें किस हिसाब से सॉल्व करने की आवश्यकता है, कैसे कॉमन सेंस का यूज करना है और किस तरीके से प्रश्न में दी गई लाइनों से ही अपनी अन्य लाइनों को एलिमिनेट भी करना है। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का समय व्यर्थ ना हो और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में। इस प्रश्न को मैं पढ़ूं इससे पहले 2-3 बातें आपको बता दूं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता भी रखी हैं। पहली बात यह है कि महापाषाणिक का या कहें महापाषाण का जो चैप्टर है ये इतिहासकारों के बीच में एक मतभेद है। मतभेद का मतलब ये है कि कई सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि ये ताम्रपाषाण काल के बाद आया, कई सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आया, ठीक है, और कई ये मानते हैं कि ये वैदिक कल्चर के टाइम पीरियड का है। समझ रहे हो ना। तो जब ऐसी विवादित चीज़ें होती हैं तो यूपीएससी बहुत ही रेयर होता है कि ऐसे प्रश्नों को टच करे, ठीक है, और यदि उसने टच किया तो केवल उन्हीं लाइनों को टच क्या कहते हैं वो करेगा जो विवाद से मुक्त हो, जहाँ पर विवाद ना हो, ठीक है। तो मतलब मेरा क्या है, मतलब मेरा बस इतना सा है कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं, हमने आपको पढ़ाया भी है एंशिएंट के फाउंडेशन कोर्स में, तो वहाँ हमने आपको बताया है बेसिक फीचर, ठीक है। तो उनको बस रट्टा मार लो, उसमें ये दिमाग मत लगाना कि सर अभी लोहे की खोज कैसे हो गई, सर ये लोग खेती क्यों नहीं करते थे, है ना। इसमें मत उलझना क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर आपको किताब में भी मिलता है और बहुत ही छोटा चैप्टर आपको बड़ी बड़ी बुकलेट में भी मिलता है। तो इसलिए इसको सामान्य तरीके से आपको पढ़ना है और बहुत ही गहराई में पढ़ना है तो पीएचडी कर लो फिर महापाषाण में, ठीक है। तो इसलिए इसको समझदारी से पढ़ना और जो लाइनें हैं बस उनको याद कर लेना, इस पे अपना दिमाग मत दौड़ाना। और मैं वैसे भी पहले ही आपको कह रखा हूँ कि यूपीएससी में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो 6वीं शताब्दी बीसी के बाद से ही आते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इस प्रश्न को। इसको पहले मैं इरेज कर दूं फिर इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो पता हो कि महापाषाणिक का मतलब होता है क्या कि बड़े बड़े पत्थर, महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब पत्थर, अर्थात वो संस्कृति जो बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे, कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि महापाषाण कब्रों में क्या वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं। क्या वस्तुओं के साथ साथ त्रिशूल को भी एक तरीके से दफनाया जाता था। तो आपको दिमाग में रखना है क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जी हाँ हो सकता है, दफनाए जाते थे, ठीक है। इन कब्रों में खेती के औजार मृतक के साथ नहीं दफनाए जाते थे क्या। क्या खेती के औजारों को इसमें नहीं दफनाया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि खेती के औजार भी इसमें दफनाए जाते थे लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। और ख़ास बात क्या कि खेती के, देखो कब्रों में या वैसे भी खेती थी लेकिन उतनी नहीं थी, उन्नत अवस्था में नहीं थी। तो इसीलिए क्या किया जाता था कि जो उसके हथियार होते थे, उसके जो वेपन्स होते थे, या कह सकते हो कि जो युद्ध के हथियार होते थे, शिकार के हथियार होते थे, उनको ज़्यादा मात्रा में दफनाया जाता था। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 2 तरीके से गलत होगा। पहला तो गलत होगा क्या खेती के औजार नहीं दफनाए जाते थे, तो दफनाए जाते थे, ठीक है। दूसरा गलत क्या होगा कि उतनी मात्रा में नहीं दफनाए जाते थे जितनी मात्रा में युद्ध और हथियार शिकार के दफनाए जाते थे। अगर यहाँ पर दे देता कि इन कब्रों में खेती के औजार भी दफनाए जाते थे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अगर इसमें दे देता कि इन कब्रों में युद्ध और शिकार के हथियार दफनाए जाते थे तो भी सही हो जाता। इसने दे दिया है कि नहीं दफनाए जाते थे, इसलिए हमने इसको कट किया है। समझ रहे हो, मतलब खेती थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी। क्लियर। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा।
पहला हमारा सही था ही, ठीक है। वैसे भी पहला हम चेक ही कर लिए यहाँ पे। अब तीसरे को देखना है, क्या प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृदभांड का प्रचलन अधिक था? तो बिल्कुल हाँ। काला क्यों? क्योंकि वहाँ पर गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं, ठीक है, इसलिए काला होगा। और लाल क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाल चट्टानें भी पाई जाती हैं, लाल मिट्टी भी पाई जाती है। तो यहाँ पे तीसरा भी सही, तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अब ये चैप्टर कठिन है, आप में से बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि ऐसे चैप्टर को केवल आप रट लो, ठीक है। तो आप इसका सिनॉप्सिस बना लेना कि महापाषाण में क्या मिला, तो आप बता सकते हो कि त्रिशूल दफनाए जाते थे, युद्ध और शिकार के हथियार दफनाए जाते थे, लाल और काले मृदभांड का प्रचलन अधिक था। तो ऐसे आपको एक चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इस पर वो मत करना। अब ये मेरी मजबूरी है कि मुझे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप में से जिन बच्चों ने फाउंडेशन कोर्स पढ़ा होगा तो वो मुझसे यहाँ कहेगा कि सर महापाषाण के आपने क्विज नहीं कराए, ठीक है। तो इसलिए महापाषाण के कराने पड़ रहे। इसके बाद जो चैप्टर आपको मिलेगा वहाँ से फिर चीज़ें स्मूथ रहेंगी, क्योंकि हड़प्पा पढ़ते ही हो आप अच्छे से, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ लेना। जैसे शवों के साथ खेती के औजार भी दफनाए जाते थे, लेकिन मात्रा कम थी, ठीक है। कम मात्रा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो व्यवस्थाएं नहीं थीं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको पता हो, और ये भी नहीं होता है कि कम मात्रा है तो इसका मतलब कि जो खेती है वो नहीं के बराबर थी। हम ये कह सकते हैं कि उन्नत नहीं थी, लेकिन थी जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, आपसे ये पूछा है। कह रहा है कि दक्षिणी तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था। दक्षिणी तमिल प्रदेश में कलश समाधान मतलब लाल कलश, जैसे आज भी आप देखे होगे ना, आपने वो मूवी देखी है 3 इडियट, है ना, जब वो रेंचो से मिलने जाता है तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो नहीं बताता है सही एड्रेस, तो वो जो कलश होता है ना उसी को वो क्या करता है, उसमें गटर में डालने की कोशिश करता है ना, तब वो बताता है। या आपके यहाँ भी जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग इंसान का देहांत हो जाता है तब उसकी कुछ 5 अस्थियों को बुना जाता है, मतलब बिना जाता है वहाँ पे, और उसको उस कलश में डाल दिया जाता है और फिर किसी संगम में या कहीं आपके यहाँ होगा या गया में वहाँ प्रवाहित किया जाता है। हमारे यहाँ संगम में प्रवाहित किया जाता है। और मुझे याद है 2003 की घटना, जब हमारी दादी का देहांत हुआ था, मतलब जिनके नाम पे ये आपकी श्री IAS एकेडमी है, तो क्योंकि उनको आग हम ही ने लगाई थी, और तो उसमें चाचा ने उन सारी हड्डियों को बुनकर फिर प्रयाग गए थे डालने संगम में। हमारे यहाँ गंगा नदी के किनारे जो बिठूर पड़ता है वहाँ पे जलाया जाता है। तो गंगा माता क्या करती हैं, बाद में उसको बहा कर ले जाती हैं अस्थियों को, ठीक। तो 5-6 अस्थियाँ हम लोग बचा लेते हैं और वो दफनाने जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, या कह सकते हो प्रवाहित करने। वहाँ पर क्या था, तमिल में उसी कलश में उनको दफना दिया जाता था, जैसे ताबूत आज के समय आप सुनोगे, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात सही है। तो आप यहाँ पे इसको सही कर सकते हो। फिर बात है अशोक की उपाधि देवों का प्यारा, या कह सकते हो देवानाम प्रियदर्शी को क्या तमिल राजाओं ने भी अपनाया था? तो जी हाँ, अशोक की उपाधि को कई सारे तमिल के राजाओं ने भी अपनाया था, उनसे इंस्पायर होकर। तो हमारी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वैसे अशोक को लेकर डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे मौर्य काल में, तो यहाँ बस बेसिक जान लो, और जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा तो इस फैक्ट को मैं फिर से वहाँ पे रिकॉल कराऊँगा कि चोल चेर पांड्य राजा जो थे, है ना, उनमें से तमिल राजाओं ने क्या इसको अपनाया था उपाधि को या नहीं अपनाया था, या चोल चेर जो पांड्य राज्य थे क्या वो अशोक के साम्राज्य का अभिन्न अंग थे या वो उनसे आज़ाद थे। तो इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ सकते हो, है ना। अस्थि पंजर का मतलब वही कंकाल आपका, ठीक। देवानाम प्रियदर्शी ये उपाधि है, तमिल राजा ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मतलब बहुत ही प्यारा है, और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इन फ्यूचर आने वाले UPSC के पैटर्न में ये अपकमिंग क्वेश्चंस में से एक होगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप अगर UPSC का मेंस उठाना, ठीक है, और मेंस में आप GS उठाना और GS के बाद आप ऑप्शनल उठाना, आपको 70% क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे कि पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए या उनकी विवेचना कीजिए।
तो क्या आपको नहीं लगता है कि एग्जामिनर का अगर माइंड सेट हुआ कि यार जो प्री वाला बच्चा है ना उसका मेंस अभी टेस्ट कर लेते हैं, समझ गए, तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। इवन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम नगरीकरण से द्वितीय नगरीकरण के मध्य हुए धार्मिक परिवर्तनों के संदर्भ में, या आपको दे देगा आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में, या आपको दे देगा सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में। तो उस पे ऐसे ही फैक्ट बना देगा कि फलाने युग का जो समाज था वो खाद्य संग्राहक था, या फलाने युग की जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार प्रधान थी, फलाने युग की जो व्यवस्था थी वो समाज वहाँ पे नगरीकरण था, फलाने युग की जो सभ्यता थी या संस्कृति थी वहाँ पे महिलाएं स्वतंत्र थी, फलाने युग का जो काल था वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। समझ रहे हो ना। और ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा? ये क्वेश्चन केवल वही बच्चा कर पाएगा जिसको दोनों कालों की एक बेहतरीन समझ हो, बेहतरीन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। केवल वही बच्चा कर सकता है। और बेहतरीन समझ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हमने फाउंडेशन कोर्स श्री IAS एकेडमी के एंशिएंट में कवर कराया है। बिल्कुल नाम मात्र की फीस है, आप में से जिसको लेना हो उस कोर्स को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल 250 रुपये का वो कोर्स है। ये मेरा दावा है कि जब आप क्लासेस कर लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि सच में क्या मज़ेदार आपने क्लास कराई है। और फिर आप NCERT पढ़ लो बेसिक, और कुछ नहीं पढ़ना है, और ये क्विज की क्लासेस कर लेना। समझ गए। आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होगा। बाकी टेस्ट सीरीज में तो हम आपको इसी लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज को लेकर आगे आपको जानकारी देंगे। खैर वापस इस क्वेश्चन में हम आते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है। तो सीधी सी बात है, इनमें 3 तो ऐसे होंगे जो सत्य होंगे। तो अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सत्य कौन से हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पाषाण काल का मतलब क्या है? हजारों वर्ष पीछे। बीच में कौन सा काल आया? सिंधु घाटी, है ना। और उसके बाद वैदिक, मतलब ये सिंधु के बीच को मिला देगा। अब पूछ लेगा आपसे, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि पूरा पाषाण युग में समाज खाद्य संग्राहक था। आपने पीछे ही पढ़ा है कि खाद्य संग्राहक और खाद्य आखेटक था। और आपको पिक्चर याद आ रही होगी, जिन बच्चों ने फाउंडेशन कोर्स किया उनको पता है कि पिक्चर याद आ रही कि हाँ सर वो लोग पेड़ से कंदमूल फल वगैरह बिन रहे थे, है ना। हमने तो आपको पिक्चर दिखाई थी। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ? सही हो गया। तो बिल्कुल सही सर। पूछा क्या गलत? तो ये तो हम नहीं होगा। फिर है कि ताम्र पाषाण काल में लोग जमीन की ऊंचाई वाले भाग पर रहते थे और समाज खाद्य उत्पादक हो गया था। आपको पता है कि ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ था, यानी नव पाषाण काल में तो खेती वगैरह होने लगी थी। और ताम्र पाषाण काल तक आते आते वहाँ पर खेती का वृहद उत्पादन होने लगा था। वृहद का मतलब कि अवशेष बचने लगा था, सरप्लस बचने लगा था। और उन्हीं वृहद उत्पादन के कारण छोटी छोटी संस्कृतियों का जन्म हुआ, है ना। जो हमने आपको पीछे की क्लास में पढ़ा रखा है, जिन्होंने हड़प्पा को प्रमोट किया था। समझ गए। तो ये बात सही है सर, तो ये भी सही हो गया। हमसे गलत पूछ रहा है तो ये तो दोनों नहीं हुए। अब बात आती तीसरे स्टेटमेंट की। कह रहा हड़प्पा काल का समाज नगरी और अश्वारोही था। आपको पता है कि हड़प्पा काल का समाज नगरी तो था, लेकिन घोड़े की उपस्थिति संदेहास्पद है। मतलब 99% हिस्टोरियंस मानते कि घोड़ा नहीं था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ तो हमने तुरंत कह दिया कि सर यही तो हमसे पूछ रहा है कि असत्य बताओ, तो यही हमारा असत्य हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन स्पष्ट हो गया, है ना। अब यहीं पे घुमा देगा कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन अस्पष्ट हो गया। और ये कलाकारी एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखो चलो छोटी सी आपको नकल करके दिखा देता हूँ, है ना। या कहें कि छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ। नकल का कैसा हिंट? मान लो आपको हमने ये कुछ यहाँ कराया, ठीक है। मान लो हमने आपको यहाँ पे कुछ कराया, हम आपको समझा दे रहे हैं, है ना। क्या कि यहाँ पर अस्पष्ट लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है कि अश्वारोही नहीं था, है ना। यहाँ पर आ सकता है कि खाद्य संग्राहक नहीं था। मैंने मान लो ये चीज़ बता दी। हो सकता है आपका दिमाग अभी थोड़ी देर तक एक्टिव रहे, उसके बाद भूल जाओ। तो आप परेशान ना होना, क्वेश्चन यही होगा एज इट इज,
ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज में, और शब्दों को हम बदल देंगे, ऑटोमेटिक ऑप्शन बदल जाएगा। फिर आप में से कई सारे बच्चे कहेंगे वाह सर मज़ा आ गया, समझ गए। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज होगी उसकी यही खास बात होगी कि एक तो क्वेश्चन अपकमिंग वाले कराएंगे, दूसरा अपकमिंग में भी कितने एंगल पे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एक एंगल तो यहाँ आपने देख लिया, 3 एंगल मैंने आपको सिखा दिए। अब उन 3 एंगल को आप सीखे भी हो या नहीं सीखे हो, इसकी क्षमता तो टेस्ट सीरीज में पता चलेगी ना। और जब पता चल जाएगी तो आप कहोगे कि हाँ अब हम योग्य हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार इंसान गलती कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लगातार 51 टेस्ट में 5100 क्वेश्चन में तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम वहाँ आपको सिखाएंगे। क्लियर। तो आपको पता है कि वर्ण विभाजन स्पष्ट हो गया था। हालांकि जो वैदिक काल था, या कह सकते हो कि शुरुआत का जो वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल, उसमें स्पष्ट नहीं था। तो अब ये भी एक लाइन बन सकती है। अब आपको उस समय क्या याद आएगा, अरे मास्टर ने लगता है क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। तो लाल दिखने में तो कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन उसमें शब्दों के साथ खेला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे बेसिक चीज़ें आप देख लीजिएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कहाँ सर चलना है, कहीं नहीं चलना है, मतलब मैं ऐसे ही बस आपको कह रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक अपकमिंग क्वेश्चन हो सकता है। अपकमिंग का मतलब आगे आने वाला, कि जो आपसे डायरेक्टली फीचर पूछ ले कि किस संस्कृति से संबंधित है, उसकी क्या फीचर हैं, विशेषताएं क्या हैं। ये क्वेश्चन मैंने इंडियन पॉलिटी के क्विज से इंस्पायर होकर लिया है। आप में से जिन बच्चों ने इंडियन पॉलिटी के क्विज कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि हाँ वहाँ पर मास्टर ने एकात्मक, संघात्मक ऐसे लक्षण को लेकर क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो ये वाला वहीं से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है कि पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, मृदभांड निर्माण। दूसरा, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना। तीसरा, अग्नि का उपयोग एवं इसके माध्यम से भोजन पकाने की तकनीक का आरंभ करना। आपसे पूछा है कि कौन सी विशेषताएं नवपाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है क्या कि नवपाषाण संस्कृति वास्तव में वो संस्कृति है जहाँ पर पुरापाषाण और मध्यपाषाण की व्यवस्थाएं या उनके फीचर आ चुके थे। मतलब क्या मृदभांड का फीचर, क्या मटके बनाने का फीचर, क्या चौक के प्रयोग का फीचर नवपाषाण में नहीं आया था? आ चुका था सर, तो ये सही हो गया। क्या अग्नि के उपयोग का फीचर नहीं आया था? आ चुका था सर। क्या भोजन पकाने की तकनीक का फीचर नहीं आया था? आ चुका था सर। क्या मध्यपाषाण काल में जो पत्थर के औजार थे उनको छोटा छोटा किया गया, पतला किया गया, क्या नवपाषाण में उनमें पॉलिश नहीं की गई होगी? की गई होगी सर। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सर हमारे सही हैं। क्लियर। तो ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सामान्य तरीके से। ठीक, तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ज़्यादा लगाओगे दिमाग ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, और एक और बात बताएं, ये जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ ना, मुझे याद है 99% टीचर, और वो भी वो टीचर जिनको आप इंडिया का बेस्ट टीचर कहते हो, जिनको आप कहते हो गॉड ऑफ हिस्ट्री, है ना, छोड़ देते हैं, नहीं कराते हैं। 99% टीचर की बात कर रहा हूँ, और केवल वही टीचर कराते हैं। इकलौते 1 ही 2 टीचर हैं जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि उन्होंने इसी पे पीएचडी कर रखी है, तो वही करा देते हैं, बाकी कोई नहीं कराता। और उनका भी कोई ना कोई एक वीक सेक्शन होता है जहाँ पर वो उसको छोड़ देते हैं। अब बच्चे से कह देते हैं अरे नहीं आएगा, परेशान ना हो, परेशान ना हो, है ना। तो आपको नहीं परेशान होना है। अब ये विशेषताएँ आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का क्या है? क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और पूछ रहा है कि सही नहीं है बताना है। मतलब आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि आप सही बताइए, आपसे पूछ रहा है कि सही नहीं है ये बताइए हमें। ठीक है, पहली लाइन क्या है? पहली लाइन है महापाषाणिक लोग उन्नत कृषक थे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि महापाषाण काल के जो लोग थे उनके टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर जो था वो काफ़ी बूस्ट था। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने जो फर्स्ट क्विज किया था तो वहाँ मैंने क्या कहा था कि एग्रीकल्चर तो था बट बूस्ट नहीं था। अगर बूस्ट होता तो एग्रीकल्चर के औजार सबसे ज़्यादा मिलते,
ठीक है। तो बूस्ट ना होने के कारण तो उनकी उन्नति खेती भी नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। पूछ क्या रहा है, गलत ही, तो पहला ये सही हो गया। ठीक। अब कह रहा है महापाषाणिक काल की कब्रों में अस्थियों के साथ मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी पाई गई। अब यहाँ बच्चा गलती कर देगा, बच्चे को लगेगा कि लोहे की खोज तो 600 BC में हुई थी। तो ये आपको यहाँ पे नहीं सोचना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सर हाँ लोहे के वहाँ पे औजार पाए गए हैं, ठीक है। तो ये लाइन भी सही हो जाएगी। तो इसको नोट करके लिख लेना कि महापाषाणिक काल में लोहा उपस्थित था, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ, जो आपसे एक और क्वेश्चन बनेगा कंपेयर करते हुए। किससे कंपेयर कराया जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हारपन सिविलाइजेशन से कंपेयर ये कराया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो हारपन सिविलाइजेशन है वहाँ एग्रीकल्चर और ट्रेड क्या थे, बूस्ट थे, काफ़ी हाई लेवल पे थे। और वहाँ पर शिकार के और युद्ध के, ठीक है, एविडेंस नहीं मिलते, हथियार नहीं मिलते, वेपन्स नहीं मिलते। बट यहाँ उल्टा था, महापाषाण में शिकार और हथियार मिलते हैं, ठीक है, युद्ध के हथियार मिलते हैं। एग्रीकल्चर बूस्ट नहीं था, ट्रेड बूस्ट नहीं था उतना जितना कि सिंधु में था। और इसीलिए आप देखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब लोगों की आप कब्रों को देखेंगे तो उनके साथ एग्रीकल्चर के आइटम्स मिलेंगे, साथ में मृदभांड मिलेगा, है ना, उनके बचपन के खिलौने मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक। तो आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे बेसिक आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक 2 के क्विज भी कंप्लीट हो गए। मतलब हमने अपना टॉपिक 1 कंप्लीट कर लिया, हमने अपना टॉपिक 2 कंप्लीट कर लिया। टॉपिक 1 में 5 पार्ट आपको मिले हैं और टॉपिक 1 में 5 मिले और टॉपिक 2 में आपको 4 पार्ट मिले। उम्मीद है कि आपको सभी पार्ट समझ में आए होंगे। इनकी PDF ऑलरेडी हमने ऐप पे भी प्रोवाइड करा दी है, टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दी है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड करा दी है। आपको जहां ना मिली हो मैसेज कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लिंक भेज देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या बात इस चीज़ की, क्या सर इतने ही पार्ट इसमें आएंगे, तो नहीं, आगे इनको सप्लीमेंट्री के रूप में हम और ज़्यादा ऐड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट सीरीज में भी ये आएंगे, ठीक है। आप में से हो सकता है कई सारे बच्चों को ना पता हो, श्री IAS एकेडमी 1 दिसंबर 2024 से अपनी टेस्ट सीरीज पहली बार लॉन्च करने जा रही है। पहली बार का मतलब ये है कि जो हम टेस्ट सीरीज ये लॉन्च करेंगे इसमें 51 टेस्ट होंगे और ये मार्केट से पूरी तरह से अलग होगी। मार्केट से अलग होने का मतलब क्या है कि न केवल इस टेस्ट सीरीज में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, न केवल आपको PDF मिलेगी, बल्कि प्रॉपर जो 100 क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 100, उसमें आप 10 से 20 क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे तो 80 क्वेश्चन का जो लेवल होगा, 80% जो लेवल होगा वो पूरी तरह से आपको 60%, 60+ कुछ दिलाने के लिए होगा या सही कराने के लिए होगा। बाकी इसको लेकर डिटेल वीडियो आपको मिलेगा अगले 1-2 दिन में। ये मान के चलो कि 22 से 23 नवंबर तक पब्लिश हो जाएगा कि इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा, क्या क्या खूबियाँ होंगी। खास बात यह कि हमने इसको बहुत ही कम प्राइस में किया है, पहले इसके प्राइस काफ़ी हाई थे, अब आप लोगों के कहने पे हमने इसका प्राइस केवल 500 रुपये किया है, ठीक है। मतलब 500 रुपये में आपको 51 टेस्ट मिलना है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ख़ास बात एक और है कि न केवल सलूशन आपको PDF के रूप में मिलेगा, बल्कि डिटेल्ड सलूशन हम कराएंगे। एक एक क्विज को हम एनालिसिस कराएंगे कि आप में से किन बच्चों ने इसको ऐसे गलत किया होगा, यहाँ पर आपने ये गलती की होगी, तो क्या होगा, इससे होगा ये कि आपके सब्जेक्ट फिर से रिवाइज हो जाएंगे। और आपको पता है कि ये सब पंचतत्व सीरीज के ही पार्ट हैं। तो आप में से जिन बच्चों को इनरोल होना हो वो इनरोल हो सकते हैं, हमने इनरोलमेंट शुरू कर दिया है, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2024 से सीरीज़ शुरू है और इसका पूरा आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि किस दिन कौन कौन से टेस्ट होंगे, किन किन टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट होंगे। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से टेस्ट लेंगे, टेस्ट को भी डिटेल में आएगा। मतलब आपको ये पता होगा कि पहला जो टेस्ट होगा उसमें पॉलिटी के कौन कौन से चैप्टर होंगे, पहला टेस्ट जो होगा उसमें करंट कहाँ तक की आएगी, सब कुछ पता होगा। कहने मतलब तैयारी करके ही आपको टेस्ट देने के लिए वो करेंगे। 7 दिन पहले आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी। वैसे तो आपको आगे तक का पूरा पता ही रहेगा, क्योंकि जब शेड्यूल आ जाएगा तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप जब इस टेस्ट सीरीज को करेंगे तो मार्केट से बहुत अलग होगी
क्योंकि मैं मार्केट को एनालिसिस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में आगे जानकारी आपको हम देंगे एक अलग सेपरेट वीडियो में, क्योंकि एक क्विज की क्लास है, यहाँ देना बेकार है ना। बाकी आप में से जिन बच्चों ने अदर हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें अगर ज्वाइन ना किया हो तो कर सकते हो। यहाँ पे ज्वाइन नाउ को आप क्लिक करेंगे, तुरंत हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो मैं प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स की बात करता हूँ वो यहाँ पे हैं, ये 11। आप इनमें से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीलिम फाउंडेशन का जो कोर्स है वो शो कर जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा पूरा का पूरा कोर्स। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था का है, पॉलिटी हम यहाँ पे कवर कराते हैं, 250 रुपये का है मात्र। ये क्रैश कोर्स है, जनवरी में लॉन्च होगा, अभी इसको आपको नहीं लेना, तो इसके चक्कर में परेशान बिल्कुल मत होना। बाकी ये एनवायरनमेंट का कोर्स है, ये भी शुरू होगा। साइंस टेक ये भी शुरू होगा, ठीक है। इकोनॉमी हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है, और ये ज्योग्राफी को लेकर इसको भी शुरू करना है। बाकी आपका मेडवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर आपका ख़त्म ही हो चुका है, ठीक है। आपका मॉडर्न इंडिया हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया, तो आप में से जिन बच्चों ने मॉडर्न इंडिया ना कवर किया उसे कवर कर लेना, ताकि आपके क्विज अच्छे हो जाएं। और बाकी हमारा एंसेंट हिस्ट्री का कोर्स, ठीक है, 250 रुपये का है मात्र। लेकिन जब आप क्लास देखोगे तो आप खुद कहोगे कि सर मज़ा आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। अब मिलते हैं हम अपने नए पार्ट, या कह सकते हो नए टॉपिक नंबर 3 के साथ, हड़प्पा के क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।